प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है उसके विरुद्ध आप जो है बहुत अच्छे तरीके से जागरूक होंगे और अपनी जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, उसका भी पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं इस ध्येयवाक्य के साथ आज की क्लास शुरू करना चाहता हूँ कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। तो इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पीछे अभी तक जो आप स्टडी कर चुके थे उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश, कूलॉम्स लॉ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर चुके हैं। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया है उसमें जो आवेश था वो कैसा है, सेपरेट था। जैसे कूलॉम्स लॉ किसके लागू होता है, दो बिंदु आवेशों के लिए, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव में भी क्या होता है, दो सेपरेट और स्मॉल चार्ज होते हैं। तो अभी तक जो स्टडी की थी उसमें जो चार्ज था वो कैसा था, विविक्त यानी सेपरेट था, ठीक है। तो उसके कारण हमने उस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ये सब चीज़ों का अध्ययन किया। लेकिन अगर जब आवेश किसी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, जैसे ये वस्तु है, ये बॉडी है, इस पर चार्ज एक समान रूप से वितरित है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि का अध्ययन कूलॉम के नियम से नहीं हो सकता है। उसका अध्ययन एक नया नियम है जो कि वैज्ञानिक गाउस ने दिया है, तो गॉस के नियम से इसका अध्ययन होगा। इसलिए यहाँ की जो स्टडी है वो पीछे वाली स्टडी से थोड़ी सी अलग होगी। तो इसीलिए यहाँ से जो हम शुरुआत करेंगे वो अलग एक चैप्टर मान सकते हैं, जिसे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम का नाम दे सकते हैं इस चैप्टर को। तो आज जो स्टडी है वो गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम पर आधारित होगी। तो गॉस की प्रमेय को समझने के लिए कुछ और भी टॉपिक हमको हम लोग समझें। देखिए, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्षेत्रफल, वेक्टर, घनकोण, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल आपने अभी तक क्या पढ़ा था, अदिश राशि होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन गॉस की प्रमेय को समझने के लिए वैद्युत फ्लक्स को समझना होगा और वैद्युत फ्लक्स के लिए आवश्यक है कि जो क्षेत्रफल होता है, वैद्युत फ्लक्स के लिए क्षेत्रफल को सदिश राशि माना गया है, एरिया को क्या माना गया है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, ठीक है। अब ये सदिश राशि माना गया है तो इसकी दिशा किधर होगी। देखिए, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो किसी तल के, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। जैसे ये पृष्ठ है, ये चलो बोर्ड ही एक आपका तल है और इस पर, इसके लिए अगर क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन देखोगे तो इस बोर्ड के तल के लंबवत होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास देखिए ये एक वस्तु है, अब देखिए इसका एक तल ये है, तो इस तल के लिए क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन किधर होगी, इसके लंबवत बाहर की ओर है, इधर को। इसके लिए किधर होगी, इधर को। इसके लिए किधर होगी, इधर को। इसके लिए इधर को, इसके लिए इधर को, ठीक है। इस तरीके से जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, सदिश राशि, ठीक है। आपसे अगर कहीं पूछा जाता है पेपर में, ऑप्शनल में, देखिए जो क्षेत्रफल है उसको दो तीन राशियों को व्यक्त करने के लिए सदिश राशि माना जाता है। वैसे क्षेत्रफल वास्तव में अदिश राशि होती है, लेकिन अगर कहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है क्षेत्रफल बताइए सदिश राशि है, अदिश राशि है, और उसके बाद जो सदिश भी नहीं पूरी तरीके से होता है, अदिश भी नहीं होता, उसे कहते हैं प्रदिश राशि। उसे क्या कहते हैं, प्रदिश, अंग्रेजी में कहते हैं टेंसर। तो वास्तव में जो हमारा क्षेत्रफल है वो प्रदिश राशि है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये क्लियर, ये यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल होता है वो सदिश राशि होता है जिसकी दिशा किसी तल के, किसी पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ हम देखते हैं कि जैसे ये मान लीजिए आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, इसमें एक पृष्ठ रखा हुआ है। देखिए इस तरीके से हमने इस पृष्ठ को, एक सरफेस को रख दिया है। तो ये सरफेस किसमें किसमें रखा हुआ है, एक्स वाई तल में रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी, जैसे मान लीजिए इसकी, चलिए इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है,
तो इसका एरिया कितना हो गया L इंटू बी। ठीक है, जब हम आपसे पूछेंगे इसका एरिया वेक्टर बताइए, तो देखिए इसका एरिया वेक्टर होगा इस तल के लंबवत इधर बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर भी हो सकता है लेकिन उसको नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, तो बाहर की ओर ऐसा होगा, बाहर की ओर होने का मतलब ये किस अक्ष के अनुदिश होगा, जेड अक्ष के अनुदिश। तो आप जब इसको लिखोगे सदिश रूप में तो कितना हो जाएगा L इंटू वी, और जेड अक्ष के अनुदिश जब सदिश जो सदिश लिखा जाता है एकांक सदिश उसको के वेक्टर से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हो ए वेक्टर इक्वल L इंटू बी के वेक्टर। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये देखो ये आपके पास एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग रखी हुई है, तो इस रिंग अगर ये रिंग इस तरीके से रखी, देखना ऐसे ये रिंग जो है ऐसे, ये रिंग के लिए x है, ये z है, x तल है, ये z तल है। अगर हम आपसे पूछते हैं इस रिंग का एरिया कितना होगा, a इक्वल पाई, अगर इसकी रेडियस r होगी तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और इसके लिए हम पूछा आपसे एरिया वेक्टर कितना होगा, तो a वेक्टर इक्वल पाई r स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इस जो वेक्टर सदिश होगा उसकी डायरेक्शन इस तल के लंबवत। अब ये कौन सा अक्ष बची है यहाँ से आने वाली, बाई, तो बाई के लिए किससे रखेंगे, जे के। ठीक है, इस तरीके से एरिया जो है, जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे क्या माना जाए, सदिश। ठीक है, सदिश राशि है। इसके बाद देखिए एक एरिया वेक्टर आपके अच्छे समझ में आया, सदिश राशि होती है जिसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए घन कोण। एक घन कोण पे घन कोण क्या होता है, ये देखिए एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ से यहाँ से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट है O, ठीक है, r दूरी पर। तो ये पृष्ठ इस पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा, देखिए इस तरीके से ये एंगल को क्या कहेंगे, इस एंगल को ही घनकोण कहते हैं। और इस घनकोण को ग्रीक अक्षर ओमेगा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ओमेगा से। ठीक है, देखिए ये जो क्षेत्रफल है इस पृष्ठ का, अगर हम सूक्ष्म मान लें डेल्टा ए, देखिए डेल्टा ए और डेल्टा एस, जो किसी सरफेस का एरिया होता है उसको ए से भी मान सकते हैं और एस से मान सकते हैं। ये छोटा सरफेस है इसलिए डेल्टा लगा दिया, और भी छोटा होगा और छोटा ds लगा देते हैं। तो ये जो सरफेस है इसके कारण यहाँ पर ये जो सरफेस है, ये सरफेस यहाँ पर जो घनकोण बनाएगा, जो घनकोण बनेगा, वो घनकोण को इस व्यंजक से दिया जाएगा d ओमेगा, क्योंकि छोटा होगा तो d ओमेगा इक्वल डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यार यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई और डेल्टा एस का क्या हो गया, डेल्टा एस का क्षेत्रफल, ये पृष्ठ दिया गया। ठीक है, अगर मान लीजिए हम ये देखते हैं कि ये जो पृष्ठ है, देखिए इस तरीके से रखा हो ऐसे, ये इस बिंदु के साथ, देखिए ये इसका, अगर आप देखेंगे ये O पॉइंट के साथ इसका क्या है, स्थित पोजीशन वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी r वेक्टर। ठीक, तो देखिए ये जो पृष्ठ है इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके लंबवत इधर को। ठीक है, इसका एरिया मान लेते हैं हम डेल्टा ए है या डेल्टा एस है, तो इसका एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, थीटा कोण पर। ठीक है, ये डेल्टा ए वेक्टर, ठीक, इस डायरेक्शन में होगा, या इसको डेल्टा ए कैप ऐसे इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो उस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में देखिए ये जो आपका घनकोण का फार्मूला होगा वो हो जाएगा डेल्टा इक्वल डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे हो गया कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, देखिए इस पृष्ठ को, ये जो पृष्ठ है अभी इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, और देखिए इस पृष्ठ को अगर ऐसे करते हैं तो इसके साथ, अब ये जो पृष्ठ है ना वो लंबवत हो गया और इस पर इसका जो इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में आ गया, तो आप देखिए यहाँ से ये एंगल और ये एंगल कितना, थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। ठीक है,
अब यहाँ से आप इस पर क्या डाल दो, एक लंब, लंब डाल देंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये कॉस थीटा, ये थीटा है, तो इस ये सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये 90 डिग्री एंगल है, तो कण हो गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता, आधार, ये तीसरी भुजा आधार हो गई है, आधार बटे कण, कण कितना हो गया, डेल्टा ए। तो यहाँ देखिए आप, आधार बराबर कितना हो गया, डेल्टा ए कॉस थीटा। ठीक है, यानी इस पृष्ठ का इस डायरेक्शन में जो प्रक्षेप है वो कितना हो गया, डेल्टा ए कॉस थीटा। तो इसका मात्रक कितना, ये फार्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा इक्वल डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये घनकोण हो गया, इसकी थोड़ी गॉस की प्रमेय यूज करेंगे तो वहाँ पर हम इसकी जरूरत पड़ेगी। और देखिए अगर ये पृष्ठ बहुत छोटा हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी ओमेगा इक्वल डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये घनकोण के लिए फार्मूला आ गया। और इस घनकोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, और ये एक विमाहीन राशि होती है, कौन, घनकोण। ठीक है, अब देखिए किसी बिंदु पर जो संपूर्ण घनकोण बनता है, देखिए ये पृष्ठ, इतने पृष्ठ के द्वारा बना घनकोण कितना आ गया, ये आ गया। अब इसके पूरे पृष्ठ के द्वारा, ऐसा पूरा पृष्ठ, इसके द्वारा संपूर्ण घनकोण देखा जाएगा, तो जो संपूर्ण घनकोण है वो किसी बिंदु पर जो संपूर्ण घनकोण होता है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। ये तो घनकोण की बात हो गई। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। अगला टॉपिक क्या है, वैद्युत फ्लक्स। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए फ्लक्स का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्रवाह, फ्लो। क्या होता है, फ्लो। कैसे, जैसे इस रूम से, इस कमरे में ये विंडो लगी, इस विंडो या खिड़की से होकर के जो हवा अंदर आ रही है, उस हवा की, इस खिड़की से होकर के उस हवा की कितनी मात्रा अंदर आ रही है, उस क्वांटिटी को इस विंडो के स्पेशल एरिया के लिए क्या कहोगे, हवा का फ्लक्स। ठीक, जैसे किसी पाइप से जल, जो ये पाइप है, एक पाइप है, उससे होकर के जल इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है। उस पाइप के आगे हमने क्या किया, देखिए एक पृष्ठ लगा दिया ऐसे, ये जो जल के प्रवाह की लंब दिशा में इसको रख दिया, तो इससे होकर के जितना द्रव बाहर आएगा उस द्रव की क्वांटिटी को इस पृष्ठ के लिए क्या कहोगे, जल का फ्लक्स। ठीक है, अब बात आई वैद्युत फ्लक्स की। तो देखिए जो वैद्युत फ्लक्स में आ जाइए, हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, चार्ज के कारण होता है। जब कोई चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल रखा होता है तो क्या उत्पन्न कर देता, वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र के पास दो चीज़ें होती है, एक तो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, जिसे हम लोग ई से व्यक्त करते हैं। ठीक, और क्या होता है, इसमें दिशा होती है, डायरेक्शन भी होती है, इसमें तीव्रता। ठीक, इस जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कोई भी चार्ज हमने रखा तो वो चार्ज क्या करेगा, जैसे ये चार्ज रखा तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा। वो वैद्युत क्षेत्र किसी माध्यम में, यहाँ हवा है तो हवा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और उस वैद्युत क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं, वैद्युत बल रेखाओं से। ठीक है, तो यही समझ लीजिए कि हमने क्या किया, ये चार्ज रखा, इससे जो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ, जिसको वैद्युत बल रेखाओं से हमने डिनोट किया, तो उसमें अगर हमने किसी पृष्ठ को रख दिया तो उस पृष्ठ से होकर के जितना वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित होगा, जितना वैद्युत क्षेत्र फ्लो होगा, उसी को इस पृष्ठ के लिए क्या कहोगे, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र भी किसी माध्यम में प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा। ठीक, ये वैद्युत बल रेखाएं किसी, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये देखिए वैद्युत बल रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, वो कैसी है, समांतर समदूरस्थ है। इसका मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने किसी पृष्ठ को रख दिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत डायरेक्शन में रख दिया है। ठीक, ये हमने पृष्ठ रख दिया, तो
देखिए आप इस पृष्ठ से होकर के जितना वैद्युत क्षेत्र मीन्स जितनी वैद्युत रेखाएं गुजरेंगी उससे उनको उनकी संख्या को इस पृष्ठ के लिए क्या कहोगे, वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो इस वैद्युत फ्लक्स को देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पृष्ठ के लिए। वैद्युत फ्लक्स फाई ई से डिनोट होता है। तो वैद्युत फ्लक्स देखिए यहाँ पर ये पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ से जो वैद्युत रेखाएं गुजर रही हैं, अगर उनकी संख्या को ज़्यादा कर दिया जाए, देखिए अभी इनकी संख्या को ज़्यादा कर दिया जाए, ऐसे ऐसे बढ़ा दिया, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र थोड़ा कैसा हो गया, प्रबल हो गया। जब वैद्युत रेखाएं पास पास होती हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है, वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। तो वैद्युत रेखाएं जो हमने बढ़ा दी इस तरीके से, तो इसका ये मतलब हो गया कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो ये जो पृष्ठ है इससे गुजरना फ्लक्स ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वैद्युत रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो ये इसका मतलब इस पृष्ठ से फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। इसके बाद देखिए अगर इस पृष्ठ का एरिया बढ़ा दो, क्षेत्रफल ज़्यादा कर दो, तो ही बल रेखाओं संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये पृष्ठ के एरिया पर डिपेंड करता है फ्लक्स। ठीक, एक चीज़ और देखिए जो और महत्वपूर्ण है, अगर इस पृष्ठ को, अभी तो हमने इस पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र की लंब दिशा में रखा था। लंब दिशा में क्यों रखा था, क्योंकि लंब दिशा में रखने से जो वैद्युत रेखा मैक्सिमम पास होंगी। ठीक है, लंब दिशा में रखा ये पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसीलिए ऐसा बनाया गया है। देखिए जब कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र, जैसे ये पृष्ठ है, इस बोर्ड के तल के लंबवत ऐसा रखा जाएगा, ठीक, और बोर्ड के तल के समांतर ऐसा रखा जाएगा। तो जब लंबवत दिशा में रखा जाता है, थोड़ी हम इसको ऐसे बना देते हैं, इससे हम जान लेंगे कि लंब दिशा में रखा है, ठीक है। और अगर समांतर दिशा में रखा है तो सीधा सीधा बना दो, जैसा पृष्ठ हो उसकी आकृति सीधी कर देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इस पृष्ठ को जरा झुका दें, यहाँ से ऐसा रखा था, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगर आप इस पृष्ठ को झुका दो, देखिए तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रश्न को हमने झुका दिया ऐसे, मान लीजिए यहाँ से जो पहले इसकी डायरेक्शन थी उससे थीटा कोण पर इस प्रश्न को झुका दिया। देखिए जैसे झुकाते जाओगे तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, इससे गुजरे बल रेखाओं की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, मीन्स फ्लक्स का मान कम होता जाएगा। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इस पृष्ठ से गुजरना फ्लक्स जो है वो इसके झुकाव कोण पर भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो उसको निकालते कैलकुलेट करते, देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ई इधर को है, और प्रारंभ में जब पृष्ठ की स्थिति थी ये थी, इस स्थिति के लिए इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन भी इधर को होगी, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर होता है पृष्ठ की लंब दिशा में होता है। ठीक है, जब हमने इसको झुका दिया, देखिए अब इस पृष्ठ को ऐसा झुका दिया, और इस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल वेक्टर है वो देखिए इसी आधार पर थीटा कोण है, तो यहाँ थीटा कोण बन जाएगा, थीटा कोण पर इसका क्षेत्रफल अब हो जाएगा दूसरी कंडीशन में। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, अब दूसरी कंडीशन में जो पृष्ठ जब ऐसा झुका हुआ है तो क्षेत्रफल को इसके घटकों में, कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। तो देखिए कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए एक ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, दूसरा ये वाला कंपोनेंट्स हो जाएगा। ठीक, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इसके ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, इसलिए ये बड़ा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगी, ये कर्ण है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक, इसी तरीके से ये वाला कंपोनेंट्स निकाल लो, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए जब हमने पृष्ठ को इधर झुकाया तो इसके लिए जो क्षेत्रफल वेक्टर उसका कौन सा कंपोनेंट सहायक होगा, जो कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ए कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि जब पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र की लंब दिशा में रखते हैं तो उस पर खींचा गया जो पृष्ठ है उस पर खींचा गया लंब, मीन्स वैद्युत वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ थी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इस कंडीशन में जो क्षेत्रफल वेक्टर उसका कौन सा घटक लेंगे, ए कॉस थीटा। तो ये देखिए वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आएगा ई ए कॉस थीटा। जब ये समान फाई इक्वल, जब ये समानुपाती का साइन हटाओगे तो नियतांक आएगा जिसका इस कंडीशन के लिए जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या आ जाएगा फार्मूला ई ए कॉस थीटा।
तो फाई ई इक्वल आप जानते हैं ई क्या है, सदिश राशि है, तो ई वेक्टर हो जाएगा, ए भी सदिश राशि है, वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये हमने एक डॉट क्या लगाया, क्रॉस क्यों लगाया, क्योंकि डॉट में डॉट के साथ कॉस थीटा आता है। तो ये एक सूत्र आ गया, देखिए फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला, इसमें एक बात आप बहुत अच्छे ध्यान रखो, न्यूमेरिकल लगाओगे, इसमें जो थीटा कोण है वो ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच कोण है। ए वेक्टर क्या होता है, पृष्ठ पर खींचा गया लंब, ठीक। जैसे न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा है, क्या पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ रखा हुआ है। तो पृष्ठ पर आप लंब खींचोगे तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन। तो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है, तो 90 में से 30 घटाओगे 60 अंश, ठीक है। जब सवाल लगाओगे तब आप इसका विशेष ध्यान रखोगे। ये तो बात हो गई जब ये पृष्ठ एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा था तो उससे गुजरने फ्लक्स इतना हो गया। अब अगर यही पृष्ठ असमान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रख दिया जाए, मान लीजिए पृष्ठ है, इनरेगुलर पृष्ठ है, इसको हमने इनरेगुलर पृष्ठ को इनरेगुलर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म में रख दिया। तो इससे होकर के फ्लक्स कैसे पता करें, बहुत आसान है। ये पता करने के लिए इस पूरे पृष्ठ को छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, जैसे ये हमने तोड़ा, यहाँ पर एक छोटा सा भाग लिया, इसका क्षेत्रफल क्या है डी ए, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी लंब डायरेक्शन में होगी डी ए 1 वेक्टर हम मान लेते हैं, ये थीटा 1 एंगल है और ये E1 यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। इसके लिए देखिए इसी के लिए वैद्युत क्षेत्र E2 इधर को हो जाएगा और यहाँ पर छोटा सा कंपोनेंट्स लेंगे, उसके लिए इस पृष्ठ के लंबवत डायरेक्शन ये होगी D A2 वेक्टर एंगल थीटा 2 हो गया। ऐसे इसी तरीके देखिए ये E2 वेक्टर हो गया और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये डायरेक्शन हो गई DA3, ठीक, ये E3 है और ये एंगल थीटा 3 हो गया, ठीक। इस तरीके से इन सबको ब्रेक करने के बाद अब देखिए अब क्या करेंगे, एक पृष्ठ में ये जो पृष्ठ का ये छोटा टुकड़ा था, इससे तो जरा फ्लक्स पता करेंगे तो बताना कितना हो जाएगा, DI1 इक्वल E1 वेक्टर डॉट DE1 वेक्टर, इससे गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा, ठीक। इससे इसी तरीके से देखिए क्या करेंगे कि अब हम इससे पता कर लेंगे, इससे पता कर लेंगे और सबको जोड़ देंगे। अब गणित में सबका जोड़ क्या किससे पता कर लेते हैं, कोई बॉडी है बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है, उन कणों का हमें कुछ भी उसके बारे में कुछ भी अध्ययन करना ज्ञात करना है तो सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और गणित की भाषा में जोड़ जो होता है वो किससे निकाल लेते हैं, समाकलन से, ठीक है। तो पूरे पृष्ठ से में फ्लक्स जब पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन कर दो तो फाई ई बराबर, इसका समाकलन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक, ये जनरल आ जाएगा। तो इससे देखिए किसी जब कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के, ये क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। एक बार सुन लीजिए, जब कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र है, इसका ये पृष्ठ समाकलन हो गया तो पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, ठीक। अगर ये वाला जो पृष्ठ है अगर बंद है, क्लोज है, तो थोड़ी देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं कि फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल, ये जो चिन्ह है वो क्या कहलाता है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है। ये आ गया आपका, अगर वैद्युत क्षेत्र असमान है और पृष्ठ की जो शेप है वो भी इरेगुलर है तो उससे वो फ्लक्स इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम फ्लक्स के बारे में कुछ देखिए, कुछ पॉइंट्स देखते हैं फ्लक्स के बारे में, क्या हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट,
देखिए फ्लक्स का जो एसआई सिस्टम में मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का सूत्र होता है ई ए कॉस थीटा, तो ई का एसआई पद में मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम इनटू ए का मात्रक क्या होता है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा कोई मात्रक नहीं होता है, और इसका मात्रक हो सकता है न्यूटन को हम कहते हैं वोल्ट पर मीटर, ठीक। न्यूटन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, उसका एक दूसरा मात्रक और आप आगे पढ़ोगे वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर हो गया तो एक कट जाएगा, तो एक दूसरा मात्रक और क्या आ गया वोल्ट इनटू मीटर। एसआई पद्धति में वैद्युत फ्लक्स के मात्रक हो गए। नंबर 2 देखिए इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ से इसी जो मात्रक है इससे बिना निकालने इससे विमीय सूत्र, देखिए विमीय सूत्र आप निकालें तो विमीय सूत्र निकालिए, ये न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, तो बल की विमा क्या होती है mL/2, और ये आपका क्या है आवेश का मात्रक, तो आवेश की विमा क्या होती है AP इंटू क्षेत्रफल का मात्रक है, इसकी विमा क्या होती है L²। तो देखिए आप यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा NL⁻3 T⁻³ A⁻⁻1, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। अगला पॉइंट देखिए कैसी राशि आई थी, अदिश राशि आई थी, ठीक है, अदिश राशि आई थी, तो ई वेक्टर ए वेक्टर का स्केलर गुणन होता है, अदिश राशि आई। और देखिए किसी बंद पृष्ठ होता है या वैद्युत क्षेत्र में, देखिए वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ रखा होता है तो उससे बिना फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव या शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग इसको देखिए हम समझाते हैं यहाँ से, ये पृष्ठ एक वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इस वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन चलो इधर को, ठीक है। तो इस देखिए इस पृष्ठ के लिए आप लोग देखिए ई वेक्टर ए वेक्टर के बीच कितने डिग्री का एंगल हुआ, 0 डिग्री का। इधर ई वेक्टर है और ए वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, तो इनके लिए 0 डिग्री का एंगल बना, अतः इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई इक्वल ई ए प्लस का है। इधर वाला जो हमारे तरफ पृष्ठ है उसके लिए देखिए ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर को होगी, इधर को, ठीक है, ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर को होगी, तो इसलिए इनके बीच ई वेक्टर ए वेक्टर के बीच 180 अंश का एंगल बनेगा, तो वो इससे गुजरना फ्लक्स माइनस ये हो जाएगा। इस पृष्ठ के लिए आप देखो ई वेक्टर डायरेक्शन ये है, ए वेक्टर डायरेक्शन इधर है, तो इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बना 90 डिग्री का, तो इससे वो फ्लक्स कितना हो जाएगा ये cos 90 यानी 0। ऐसे इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। तो किसी पृष्ठ से गुजरना फ्लक्स प्लस माइनस शून्य कुछ भी हो सकता है। अगली इसी में एक चीज़ और देख लीजिए कि जब किसी पृष्ठ में वैद्युत रेखाएं प्रवेश कर रही हों तो उससे गुजरने वाला, तो उससे बद्ध जो फ्लक्स होता है वो कैसा होता है नेगेटिव। देखिए जैसे ये हमारी तरफ का पृष्ठ है, इसमें वैद्युत रेखाएं इस तरीके से इधर गुजर रही है, तो ई वेक्टर डायरेक्शन इधर को हो जाएगी और ए वेक्टर डायरेक्शन इधर को हो जाएगी। इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 और 180 के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा। अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो इनके बीच में एंगल 180 का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। जब वैद्युत रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं और जब बाहर निकल रही थी इस डायरेक्शन में वैद्युत रेखाएं बाहर निकल रही हैं, उस समय ई वेक्टर ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 0 अंश का हो जाएगा, तो वो देखिए इससे बद्ध फ्लक्स क्या हो जाएगा प्लस। ये देख लिया। आप इसी पृष्ठ के लिए ये भी देख लो कि देखिए ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से अगर हम देखें नेट फ्लक्स कितना हो गया था, तो नेट फ्लक्स शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए फ्लक्स हुआ था प्लस ई, इसके लिए हुआ था माइनस ई, इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 0, तो नेट फ्लक्स देखोगे तो कितना हो गया था शून्य। तो ये बात यहाँ से सिद्ध हुई कि जब कोई पृष्ठ बंद पृष्ठ एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तब उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है शून्य होता है। जब कोई बंद पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स शून्य होता है, ठीक है, जबकि उसके अंदर कोई आवेश ना हो। लेकिन अगर उस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रख दें तब उससे गुजरने फ्लक्स कितना होगा, वो हम लोग ये अब पढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम में ये बताया जाएगा, गॉस ने बताया कि जब कोई बंद पृष्ठ एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, उसके अंदर कुछ चार्ज हो, उस समय उससे होकर उससे गुजरना फ्लक्स कितना होता है,
ये गॉस ने अपने नियम में बताया। तो आइए अब देखते हैं गॉस का नियम। हाँ तो ठीक है, आपने अभी क्या देखा कि अगर कोई बंद पृष्ठ उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है, एक वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है? शून्य। लेकिन अगर उसके अंदर चार्ज है तब उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? इसके लिए गाउस का नियम लागू होता है। तो अब पढ़ेंगे गाउस का नियम। ये गाउस की प्रमेय या गाउस का नियम, गाउस की प्रमेय या गाउस का नियम। देखिए गाउस ने अपना ये स्टेटमेंट दिया, अपने प्रयोग किया, ये सिद्ध किया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये पृष्ठ है, इसके अंदर जितना नेट आवेश होगा, नेट आवेश का मतलब देखिए समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इस पृष्ठ के अंदर -5 माइक्रो कूलाम आवेश प्लस 2 माइक्रो कूलाम आवेश प्लस 8 माइक्रो कूलाम आवेश -3 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है। तो मैथमेटिकल गणित की विधि से आप देखिए ये नेट कितना हो जाए, 5 3 8 और 2 10, तो कितना आया +2 माइक्रो कूलाम नेट आवेश। ठीक है, तो जब इसके अंदर जो आवेश रखा है, कोई आवेश है, तो इससे गुजरना फ्लक्स गॉस में क्या होता है, कितना होगा? इस पृष्ठ से गुजरना फ्लक्स φE बराबर नेट आवेश का 1/ε0 गुना, या φE बराबर Q/ε0 गुना होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप है। ठीक है, थोड़ा इसमें देखिए, ये अगर ये हमें जो मात्रक है वो किसमें लिए, एमकेएस पद्धति में, एसआई पद्धति में लेंगे तो गॉस की प्रमेय का रूप ही आ जाएगा। और देखिए अगर ये जो पृष्ठ है ये आपका किसी माध्यम, अभी तो ये पृष्ठ हवा में रखा था, वायु निर्वात में, अगर ये किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो, या तो जब परावैद्युत माध्यम में रखा होगा तो गॉस की प्रमेय क्या कहेगी कि उससे गुजरना फ्लक्स φE बराबर Q/KE/ε0। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप है, जबकि ये मात्रक एसआई पद्धति में है। ठीक है, अगर सीजीएस पद्धति में मात्रक लेंगे, सीजीएस में Q का और ε0 का, तो गॉस की प्रमेय का ये रूप होगा φE बराबर हो जाएगा 4πQ। ठीक, या अगर माध्यम में होगा तो φE = 4πQ/K। सीजीएस पद्धति में गॉस की प्रमेय का ये गणितीय रूप होगा। ठीक है, समझ में आया? गॉस ने जो है एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा उसके बारे में बताया। तो इसको गॉस की प्रमेय को हम लोग प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो गॉस की प्रमेय को प्रूफ करेंगे, उत्पत्ति प्रूफ। ठीक है, देखिए हम ये मान ले रहे हैं कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर नेट आवेश, यहाँ पर नेट आवेश O पॉइंट पर +Q है। ठीक है, इस आवेश से देखिए स्मॉल r दूरी, r दूरी है, इस r दूरी पर इस पृष्ठ का, ये जो पृष्ठ है इसका हमने बहुत, ये जो पूरा पृष्ठ है इसका एक पृष्ठ अवयव, छोटा सा अवयव लिया, छोटा सा, जिसका एरिया कितना है dA वेक्टर। ठीक है, तो आप देखिए इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी डायरेक्शन इस आवेश से दूर इधर को E वेक्टर। ठीक, अब हमने जो ये इसका छोटा सा अवयव लिया, इसका क्षेत्रफल हमने dA मान लिया, तो dA वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? देखिए dA वेक्टर की डायरेक्शन इसके एकदम परपेंडिकुलर लंब दिशा में होगी। किसके लंब दिशा में? पृष्ठ की। ठीक है, तो ये dA वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, इनके बीच एंगल थीटा हो गया। अगर आप इनको यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे, ये जो एंगल यहाँ पे बना, वो एंगल क्या कहलाएगा? यही एंगल आपका होगा घन कोण D होगा। ठीक है, ये पॉइंट, ये P पॉइंट मान लिया हमने, समझ गए? तो ये गॉस की प्रमेय, ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर हम क्या निकालने जा रहे हैं? इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स पता करने जा रहे हैं इस बंद पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, जबकि इसके अंदर आवेश कितना Q। ठीक है, तो ये हमने कंसीडर कर लिया। अब आप देखिए प्लस Q आवेश के कारण P पॉइंट पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, बिंदु P पर तीव्रता हो जाएगी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तीव्रता हो जाएगी। अब देखिए कि इस आवेश के कारण इस जो छोटा पृष्ठ माना ना ये इतना, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, देखिए इससे गुजरना फ्लक्स d फाई E इक्वल E वेक्टर डॉट d वेक्टर। अभी आपने पढ़ा था किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है, फाई E बराबर E वेक्टर डॉट d वेक्टर। अब छोटे से अवयव से गुजर फ्लक्स तो d लगा देंगे, d हो गया। ठीक है, अब देखिए इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E d a cos थीटा। यहाँ से E की वैल्यू पुट करेंगे तो d फाई E इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू d a cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इतने छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इतना हो गया। ठीक है, अब पूरे पृष्ठ से गुजरना फ्लक्स पता करना है तो क्या कर देंगे बताइए, इस पूरे पृष्ठ के लिए क्या कर देंगे, समाकलन। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, देखिए कुल फ्लक्स कितना आ जाएगा, इसका समाकलन कर देंगे तो d फाई E इक्वल इधर देखिए समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर d a cos थीटा। क्योंकि ये बंद पृष्ठ है तो यहाँ पर ये लगा देंगे। ठीक है, पृष्ठीय समाकलन, इसका समाकलन कितना होगा फाई E इक्वल, इसमें जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या क्या चीज d, ये देखो ये बाहर आ जाए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन इंटीग्रल अंदर क्या बचा d a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आइए इसके बाद फाई E इक्वल, ये देखिए किसका फार्मूला हो गया d a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, ये तो हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन इंटीग्रल, ये फार्मूला किसका हो गया घनकोण टी ओमेगा का। ठीक है, इस पृष्ठीय अवयव द्वारा यहाँ पर जो अंतरित घनकोण है उसका ये फार्मूला आ गया। तो ठीक है, अब देखिए आप जानते हो कि किसी केंद्र पर जब हम इसका समाकलन करेंगे उसका मतलब पूरा संपूर्ण घनकोण, तो संपूर्ण घनकोण कितना आया था पीछे आपको कितना बताया था, बताइए किसी बिंदु पर संपूर्ण घनकोण इस पॉइंट पर कितना होगा, इस पॉइंट पर संपूर्ण घनकोण होगा 4 पाई रेडियन। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो फाई E इक्वल कितना आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय थी हमारी, तो ये गॉस की प्रमेय हमने प्रूफ कर ली। इस समय देखिए जो आवेश था वो बंद पृष्ठ के भीतर था। अगर ये भी मान लेते हम कि अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर नहीं रखा हो तो क्या होगा, देखिए ये देखिए आपने, इसके बाद अब आ जाइए अभी हमने गॉस की प्रमेय को हम लोगों ने प्रूफ किया, जबकि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर था। अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, मानिए देखिए ये बंद पृष्ठ है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, चलिए ये बंद पृष्ठ है। ठीक, इस बंद पृष्ठ के बाहर एक कोई पॉइंट वो है, इस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इस पॉइंट हम क्या करते हैं, इससे होकर के देखिए यहाँ पर एक हमने छोटा सा इसका अवयव ले लिया, तो इस देखिए इसको ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ का एक अवयव ले लिया, ये वाला, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए DA। ठीक है,
और एक दूसरा ये भी ले लिया, इसका हम लोगों ने क्षेत्रफल कितना मान लिया DA2। इनके देखिए इन दोनों जो क्षेत्रफल अवयव है इनके कारण इस पॉइंट पर ये जो एंगल बना है वो आपका क्या कहलाया घनकोण डी ओमेगा होगा, ठीक। और इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी डायरेक्शन इधर बाहर को हो जाएगी EF, ठीक है। ये देखिए ये जो आवेश चार्ज है वो इस बंद पृष्ठ के कहाँ रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है। इस कंडीशन में इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो देखिए हम जानते हैं कि किसी डी ओमेगा घनकोण से गुजरने वाला फ्लक्स, अभी आपने निकाला था गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई पर कितना हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू लाइन समाकलन डी ओमेगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इस वाले इससे किसी भी जो घनकोण हो, ये घनकोण डी ओमेगा, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स था वो हमने अभी निकाला था, इतना होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है DA1 क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, इस वाले एरिया से गुजरने फ्लक्स देखिए यहाँ से φ1 इक्वल कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए वैक्यूम रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं, आवेश ही प्लस आवेश है तो वैक्यूम रेखाएं इसमें अंदर पहुंची है ऐसे तो प्रवेश कर रही है, कितना हो जाएगा माइनस, इसके लिए भी आप देखिए इस एरिया के लिए जो घनकोण है वो डी ओमेगा है तो कितना हो रहा है -Q/4 एप्सिलॉन नॉट लाइन इंटीग्रल डी ओमेगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आप देखिए इस वाले इसी प्रकार इस वाले ये जो क्षेत्रफल DA2 है इससे हो जाएगा फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, इससे हो जाएगा φ2, तो इसके द्वारा भी यहाँ पर घनकोण कितना हो रहा है डी ओमेगा, तो φ2 पर कितना हो जाएगा प्लस Q/4 एप्सिलॉन नॉट इन लाइन इंटीग्रल डी ओमेगा, इसके लिए प्लस हुआ क्योंकि इस पृष्ठ के लिए बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, कुल फ्लक्स φ1 प्लस φ2, तो आप यहाँ देखेंगे दोनों की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब इस कंडीशन में इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया था। तो गॉस की प्रमेय जो है कि किसी या हम लोग ये पहले देख चुके, अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उससे गुजरना फ्लक्स कितना होता है, उससे गुजरना फ्लक्स 0 होता है।